हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 7 का चैप्टर 3 है, 12वीं से 15वीं शताब्दी। इनमें से जो है हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमेशा सीटेट में देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिनकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो देख लीजिए, दिल्ली जो है ये महत्वपूर्ण शहर किस शताब्दी में बना है, तो ये आपका 12वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, और आज हम लोग 12वीं से लेकर आपका 15वीं शताब्दी तक का बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमार नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया, मतलब हराया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन थे। देहलीवाल से क्वेश्चन आता है कि देहलीवाल क्या है। तो देहलीवाल जो है ना, दिल्ली का एक सिक्का है। ठीक है, दिल्ली का ही सिक्का है, इसको हम लोग देहलीवाल कहते हैं, जो कि उसमें बहुत ही प्रचलन में था। कब? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर और के अजमेर, तोमरों को अजमेर के चौहानों से जो है चौहानों ने परास्त किया था, मतलब हराया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। तो देहलीवाल से क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा 13वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ तक था 12वीं शताब्दी की बात। अब हम लोग 13वीं शताब्दी में आते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 13वीं शताब्दी में हुई थी। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जिस इलाके में आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिल्ली के जो आपका शासक था। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन जो है हमें ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे पहले वंश कौन सा था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरीके की सबसे आखिरी में कौन सा वंश जो है आपका शासन किया था। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, लोधी वंश जो था सबसे आखिरी शासक था। ठीक है ना, फिर लोधी वंश में कौन आखिरी राजा था, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे तोमर जो था अनंगपाल, ये आरंभिक 12वीं शताब्दी में था। फिर चौहान जो है उसको हरा दिया था तोमर को। तो पृथ्वीराज चौहान आया था, जो कि 1175 से लेकर 1192 ईस्वी तक थे, यानी 12वीं शताब्दी तक। फिर प्रारंभिक आपका तुर्की शासक आए थे। इसमें सबसे पहले तुर्की शासक में कौन था, जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया था। और इसमें आपका सबसे पहला जो शासक था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने राज किया। इसके बाद आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश आते हैं। ठीक है ना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1230 से लेकर 1236 तक रहे थे। फिर 1236 में इसकी बेटी रजिया आई थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी थी। जहाँ से क्वेश्चन जो है हमें सीटेट में बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1236 से लेकर 1240 तक में रजिया सुल्तान थी। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं गयासुद्दीन बलबन, इसका टाइमिंग पीरियड देख सकते हैं आप। ठीक है, 1266 से लेकर 1287 तक जो थी ये आपका मतलब कि गयासुद्दीन बलबन था। फिर उसके बाद आपका खलजी वंश था, फिर जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। फिर आपका जलाउद्दीन खलजी था, जो कि 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक था। फिर अलाउद्दीन खलजी था, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक था। तो ये याद है ना कि तुर्की शासक के बाद कौन आया था, तो खिलजी वंश आया था। ठीक है ना,
ना, इस तरीके से याद रखिएगा। टाइमिंग पीरियड भी याद रखिएगा, 1290 से लेकर 1320 तक। और इसमें जो पहला था वो कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। आखिरी जो था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो फिर उसके बाद खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश आया था। इसमें ग्यासुद्दीन तुगलक जो पहला राजा थे, शासक बने थे, और ये 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। और उसके बाद मोहम्मद तुगलक आए थे जो कि 1324 से लेकर 1391 ईस्वी तक थे। फिर आपका फिरोज शाह तुगलक आए थे जो कि 1391 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक थे। ठीक है, फिर उसके बाद सैयद वंश आता है। उसके बाद आपको 1414 ईस्वी से लेकर 1491 ईस्वी तक है जो सैयद वंश का है। और 1414 से लेकर 1421 तक खिज खान का था। फिर लोधी वंश आते हैं जो कि 1491 से लेकर 1526 ईस्वी तक थे। और बहलोल लोधी जो है, इसका टाइमिंग पीरियड देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, इतिहास तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन होता है, और जो कि सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में, किस में लिखा गया था, फारसी में लिखा गया था। ठीक है, तो तवारीख जो है कैसा वर्ड है, तो ये एक फारसी वर्ड है। और के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुचित व्यक्ति होते थे, सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वो न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो देख सकते हैं कि ये जो आप तवारीख के जो लेखक होते थे ना, या जो प्रशासक होते थे, जो कवि होते थे, जो दरबारी लोग होते थे ना, वो ऐसे ही सुशिक्षित, मतलब बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति होते थे, जो उसमें किसी भी घटनाओं का वर्णन करते थे। उसके अलावा शासक को कैसे प्रशासन करनी चाहिए, इससे संबंधित वो सलाह भी दिया करते थे। ठीक है, और वो हमेशा न्याय संगत शासन के महत्व पर ही बल दिया करते थे। ठीक है, अब देखिए न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़.के. मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते, और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार और के प्रशासन को बढ़ावा दे। तो बिल्कुल भाई सही बात है ये इसमें। ठीक है ना, क्योंकि उसमें होता क्या था कि हर किसी पे कर लगाया जाता था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो कर होता था ना, वो किसानों पे लगाया गया कर था, जहाँ से अच्छा राजस्व जो है एकत्रित की जाती थी। और जो भी आपका मतलब सैनिक होते थे ना, जो राजा रखते थे, उन लोगों को इन्हीं के कर से जो है दिया जाता था। तो भाई ये और कोई भी किसान जो है कर कब चुका सकता है, जब वो खुद खुश रहेगा तभी तो वो चुका पाएगा ना। तो इस चीज़ को किसने कहा है, तो ये आपका इतिहासकार फ़.के. मुदबिर ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग चलते हैं आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तवारीख के लेखक नगरों में। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, देख लीजिए कि तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कम रहते होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, और वो अक्सर अपने इतिहासकार सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो बिल्कुल सही बात है भाई कि वो जो भी लिखते थे इसलिए लिखते थे ताकि उससे जो है उसके जो राजा होते थे ना, वो खुश हो जाए, और खुश होने के बाद जो है वो उसे क्या दे दे, इनाम दे दे। ठीक है, इसी की आशा पे वो लोग लिखा करते थे। तो ये लेखक अक्सर शासकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लेखक जो है ना, ये शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार यानी उनका अधिकार, उनका जो लिंग भेद पर आधारित जो भी आदर्श वाली बातें होती थी, एक समाज व्यवस्था, आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो सारे विचार को जो है वो रखते थे, और हर एक लोग इस पे सहमत नहीं होते थे। तो जैसे कि 1236 ईस्वी में जो है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, जिसका नाम है रजिया सुल्तान, ये सिंहासन पे बैठी थी। कब बैठी थी, क्लियर हो गया। इसके बारे में इतिहासकार जो है मिनाज सिराज ने स्वीकार किया। क्वेश्चन आता है, देखिए याद रखिएगा, मिनाज सिराज किसने ये स्वीकार किया था कि रजिया सुल्तान जो है अपने भाइयों से ज़्यादा सक्षम है और योग्य है। तो ये आपका मिनाज सिराज ने कहा
था, ठीक है, लेकिन वो एक रानी थी ना, इसलिए इसलिए बस इसलिए वो शासक के रूप में उसको स्वीकार नहीं पा रहा था। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है आपका मिन्हाज ए सिराज के बारे में, कि वो एक इतिहासकार थे जिन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया कि वो बहुत ही योग्य है, सक्षम है, फिर भी वो एक महिला थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने शासक के रूप में मान्यता नहीं दिए थे। तो दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से, अब दरबारी जन लोग भी थे ना, वो भी जो है उसे जो है एक महिला थी, इसलिए एक शासन के रूप में वो उससे प्रश्न नहीं थे, और 1240 में इसलिए उसको जो है सियासत से हटा दिया गया था। तो रजिया के विषय में मिनहाज के विचार जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एक बात है, ठीक है ना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो देखिए, मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरोध चाहता था। इसलिए वो पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पहले के लोग जो मानते थे अभी भी हमारा पुरुष प्रधान है, तो अभी हम ऐसे ही सोचा जाता है, और शायद कितने भी चाहे लोग आगे बढ़ जाए लेकिन उनकी सोच शायद मतलब कि बदल नहीं सकती। तो ये बहुत सालों पहले से आया चलता आ रहा है। इनका कहने का था कि आदर्श समाज व्यवस्था तभी हो सकता है जब स्त्रियां जो होती है पुरुष के अधीन होती है। ठीक है, तो ये हमारे इतिहासकार मिनाज ए सिराज भी यही सोचते थे, और इसी के कारण उन्होंने कहा कि अगर हमारी रजिया सुल्तान जो है इतनी मतलब कि काबिल है, इतना सक्षम है, लेकिन वो उसको हासिल ही क्या हुआ, क्योंकि वो तो सुल्तान बन के वो सुल्तान बन नहीं सकती है। ठीक है, तो रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम आगे जब रुद्रमा देवी के बारे में देखेंगे और रानी दिद्दा के बारे में देखेंगे, तो इन ये जो रुद्रमा देवी जो है ना, ठीक है, पहले तो इसका देख लीजिए 1262 से लेकर 1289 तक जो है इनका टाइमिंग पीरियड है, जन्म और मरण। ठीक है, 1262 से 1289। और ये क्या की थी ना, ये रजिया सुल्तान से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, ये क्या है, अपना नाम जो है ना पुरुष जैसा लिखवाया था। क्यों? क्योंकि उसमें औरतों को जो है वो मतलब कि सम्मान नहीं मिलता था, औरतों को मतलब कि एक रानी के रूप में जो है स्वीकार नहीं किया जाता था, इसलिए इन्होंने अपना नाम को बदल के एक पुरुष की तरह जो है अभिलेख में लिखवाया था, और इस तरीके से वो लोगों में एक भ्रम पैदा कर दी कि वो औरत नहीं हो के एक मर्द थी। ठीक है, जबकि रजिया सुल्तान वो ऐसा नहीं की, उन्होंने अपना नाम जो है इल्तुतमिश की बेटी के रूप में ही लिखवाया था। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक थी। इसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है, और जाहिर प्रजा जो है इसी इसने प्रजा से क्या कहते थे, तो दीदी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम देखते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के संकेलन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी, और दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग जो है जो सूबेदार या अपने गुलाम को जो है अपना सूबेदार नियुक्त करते थे, और पसंद करना और इन्हें ही जो है नियुक्त करना पसंद करते थे। और इन गुलामों को फारसी में बदगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, गुलामों को क्या कहा जाता है, तो बदगा कहा जाता है। कौन सा वर्ड है? फारसी वर्ड है भाई, ये फारसी वर्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वो चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़
देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुलाम को जिसको पाला पोसा आगे बढ़ाया, उसे ही देखभाल करनी चाहिए। और उन्होंने क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर है। ठीक है, तो सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला और आगे बढ़ाया उसे हम देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कोई अच्छा गुलाम जो है मिलता है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब बुद्धिमानों का कहना था कि अगर योग्य और अनुभव गुलाम है ना तो बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कहा गया था ये चीज़। तो खलजी जैसे कि खलजी और तुगलक जो शासक थे था ना, तो वो बंदगाह का इस्तेमाल किया करते थे और पर बैठते थे, पर आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे और ये देखिए का इस्तेमाल करते रहे। और साथ ही ये क्या किए ना कि अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी, ठीक है, यानी जो छोटे लोग थे ना उसको भी बड़े बड़े राजनीतिक पद पर बैठा दिया करते थे। ऐसे लोगों को जो है सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दे दिया करते थे। आश्रित मतलब कि साथ ही अपने पर आश्रित, मतलब जो गरीब जो बहुत ही निम्न वर्ग के जो कोटि के लोग होते थे, जो पूरी तरीके से उन पर आश्रित होते थे, या तो गुलाम हम कह सकते हैं। गुलाम कैसा होता है ना, जो कि पूरी तरीके से राजा का ये रहता है, तो उन लोगों को जब इतनी बड़ी बड़ी पद दिया जाता था, ठीक है, तो ये जो था ना एक तरह का राजनीतिक अस्थिरता को पैदा किया, क्योंकि ये जो उच्च लोग थे, ऊंचे मतलब अमीर लोगों थे, उन लोगों को ये पद नहीं दी जाती थी, और जो आश्रित और जो गुलाम लोग थे ना, उन लोगों को अच्छे अच्छे जो है पद दे दिया जाता था, तो उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, याद रखिएगा, जो बहुत बड़ी बातें कहा गया है, जो गुलाम और जो आश्रित लोग होते थे ना, वो सिर्फ अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे, बल्कि उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके प्रति नहीं होते थे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी, और सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का ही भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहा गया है कि ये जो मतलब होता था ना कि वो लोग जो थे, जो नीचे वर्ग के लोग थे, जो आश्रित लोग थे, उन्हें जब बड़ी बड़ी पदवी दी जाती थी, तो जो बड़े लोग होते थे ना और जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उन्हें बहुत गहरा मतलब कि धक्का लगता था, और इसलिए फारसी तवारीख के जो लेखक थे ना, वो इस चीज़ को लेकर उसकी आलोचना भी किए थे। ठीक है ना, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, जैसे कि एक नाम हमें देखने को मिलता है आपका अजीज़ खुमार नामक कलाल, ये शराब बनाने वाला बेचने वाला था। ठीक है ना, फिरोज अज्जाम नामक नाई, मनका ताबक नामक बावर्ची, और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है, नाम अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये लोग कुछ लोग थे जो कि छोटे काम करते थे, लेकिन इन्हें अच्छे प्रशासनिक पद पर बैठाया गया था। तो 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में लिया। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी इतिहासकारों ने इनकी आलोचना की, और इसी को लेकर आपका जियाउद्दीन बर्नी ने कहा, मतलब बर्नी ने, और ये जो है मतलब सुल्तानों का राजनीतिक विवेक का नाश कहा उन्होंने, और उन्हें कहा कि वो उन्हें जो है शासन करने की क्षमता नहीं है। इस तरीके से उनकी ये बातें कह के उनकी आलोचना की गई थी। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले सुल्तान की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों को के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है कि इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, यानी अलग अलग इलाकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया, और ये जो इलाका था उसे क्या कहा जाता था, तो इसे इक्ता कहा जाता था, और इससे जो संभालने वाले जो अधिकारी होते थे ना, उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने
इलाकों से। देखिए अब क्या है, ये जो मतलब कि एकता लोग होते थे ना, ये मुक्ति का फर्ज था कि सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता था, ये जो अधिकारी लोग को क्या कहते थे, तो इक़्तिदार या मुक्ति कहे जाते थे। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, तो याद रखिएगा, इक़्तिदार या मुक्ति कहा जाता था। और इनका ये फर्ज होता था ना कि वो सैनिक अभियान का नेतृत्व करे, ठीक है, और अपने इक्तों में मतलब अपने वो क्षेत्र में जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखें, और इनकी अपनी सैनिक सेवाओं के बदले जो है उन्हें वेतन के रूप में क्या दिया जाता था, तो वो जो मुक्ति पर अपने इलाकों से जो है राजस्व की वसूली किया जाता था, ठीक है ना। यानी राजस्व मतलब वही जो कर जो होती है ना, तो वो वसूला करते थे, और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही जो है वो अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी बात ही कही गई है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद जो है वंश परंपरा से ना चले। यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो मुक्ति लोग होते थे ना, उनकी जो मतलब कि समय समय पे जो है ना उसे स्थानांतरित कर दिया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? इसलिए किया जाता था ताकि उनका जो पद हो ना वो वंश ना हो, वंश परंपरा से ना चले, ठीक है ना। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी की इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। और एक बात और भी बताया गया है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसे जितना मतलब कि उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया। देखिए ये नहीं कि वो जितना चाहे उतना वो कर ले सकता है, जितना ये लोग डिसाइड करेगा उतना ही वो कर ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए स्थानीय सामानतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने का बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामान और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे, और उस समय 3 तरह के कर थे। देखिए यानी राजस्व का निर्धारण और वसूली मतलब में वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी की, और उसमें 3 तरह का कर था। एक था कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कृषि कर को क्या कहा जाता है, तो भाई खराज कहा जाता है, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। देख सकते हैं जितना अगर वो कमाएगा, अगर 100 रुपया तो 50% जो है देना पड़ता था। फिर मवेशियों पे होता था, फिर घरों पे होता था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण पर कृषि पे लगाया गया सबसे महत्वपूर्ण कर था, क्योंकि वहाँ से सीधे 50% जो है कर हमें मिलता, मतलब इन लोगों को मिलता था। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है जो कि हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। युद्ध में लूटे हुए माल पर लगाने वाला कर, और इस धन का एक बाई यानी क्या कहते हैं इसको, 1/5 इसको कहेंगे किस तरीके से, 1/5, हाँ, यानी 1/5, ठीक है, यानी जो भी रहेगा उसका 5वां हिस्सा जो हम लोग कहते हैं सुल्तान को, एवं 4/5 सैनिकों का होता था, ठीक है। तो खुम्स समझ में आया, खुम्स क्या है, तो लूटे गए जो माल होता था उस पर जो कर लगाया जाता था उसको खुम्स कहा जाता है। फिर जाकात क्या होता है, तो ये एक धार्मिक कर था जाकात, जो मुसलमानों की आय का 2.5% था, या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था, और इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% ज़कात वसूला जाता था। पूछा जाता कि ज़कात है क्या, तो ये एक धार्मिक कर है, तो बस ये याद रखिएगा कितना वसूला जाता था आयात निर्यात पे, तो 2.5%। नेक्स्ट है जजिया। जजिया से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, ठीक है। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो उन्हें जिमी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी। खराज क्या था, तो जो कृषि पे जो कर लगाया जाता था, किसानों पे जो कर लगाया जाता था, अभी हम लोग देखें उसको खराज कहते हैं। तो यहाँ पे जो जजिया कर था ना वो खराज से किया जाता
था उसका कंपैरिजन, और किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये था कुछ कर का नाम जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कर से रिलेटेड आपको जितना प्रॉब्लम था क्लियर हो गया होगा। ये याद रखना ज़रूरी है कि उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली की बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था ना वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे कुछ है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना क्या है, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर, किसकी, चंगेज खान के नेतृत्व में, और पर हमला किया, और इसकी शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों ने धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना के संभलना जो है प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया था। नेक्स्ट 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। देखिए यहाँ पे तुगलक वंश के बाद 1226 ईस्वी में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और वो फले फूले थे। ठीक है, इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक भी बन के उभरे थे, और इस काल में स्थानीय राज्यों में कुछ छोटे होते थे, कुछ शक्तिशाली होते थे, और उनका शासन जो था बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 ईस्वी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंध के रूप में काम किया था, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से लेकर 1540, 1555 से लेकर 1556 तक को चुनौती दे दी। तो आप देख सकते हैं, और इसको हरा भी दिया शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश भी स्थापित कर दिया था। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि हमारे स्टेटेट के साथ साथ जो भी आपका टीचर लेवल कंपटीशन है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है ना कि हमारे बीपीएससी में या बिहार स्टेट में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे ना तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो बेस रहता है ये एनसीईआरटी की बुक ही रहती है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।